हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सबके सब। आई होप कि आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो आज आपके सामने एक सवाल लिखा है, जेईई एडवांस 2024 का सवाल है मैट्राइसिस का। मैट्राइसिस के अंदर अगर आप पीवाईक्यूज देखें एडवांस के अंदर, तो मोस्टली जो पीवाईक्यू वो पीएनसी के साथ क्लब करके हैं। प्लस और बहुत सारे जेईई एडवांस के प्यारे प्यारे पीवाईक्यूज मैट्राइसिस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो मैं आप सबको ये सवाल करवाने वाला हूँ, इसके दो मेथड्स देने वाला हूँ कि किस तरीके से हम सोचेंगे इस सवाल के अंदर। तो दो तरीके से मैं इस सवाल को अप्रोच करने वाला हूं, दोनों मेथड आप ध्यान से समझिएगा। और इसी के साथ आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप भी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, क्योंकि भाई मेंस या फिर एडवांस हमें निकालना है। मेंस तो चलो फिर भी आसान है, अगर हमें एडवांस जैसे पेपर को क्रैक करना है तो उसके लिए अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस में क्या करना है, पीवाईक्यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। और अगर पीवाईक्यूज करके खत्म कर दिए हो तो मेरे से संपर्क करिए, मैं आपको बहुत सारे सवाल दे दूंगा, ठीक है। पर पहले पीवाईक्यूज के ऊपर आप फोकस करेंगे। तो चलिए ये वाला पीवाईक्यू देखते हैं। इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक बार आप खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा इस सवाल को, वीडियो पॉज करके सोचिएगा किस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। तो सवाल बोल रहा है कि देर इज अ सेट आर ऐसा दे रखा है, मैट्रिक्स A3B C2D 050 सच दैट ABCD जो है वो 0 3 5 7 11 13 17 या 19 में से है। मतलब आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जीरो के अलावा सब कुछ क्या है, प्राइम नंबर ही है, राइट। द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इन आर। तो कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है दोस्तों? कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब रहेगी जब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो गई तो वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं रहेगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A3B C2D 050 ये जीरो इक्वल ना हो। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है तो सिंपली थर्ड रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। थर्ड रो में दो जीरोस दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा जीरोस जिस रो में हो उसी के अबाउट एक्सपेंड करिए। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -5 टाइम्स AD माइनस BC, राइट। AD माइनस BC नॉट इक्वल टू जो चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि AD और BC आपस में इक्वल ना आए, है ना। कि हमें ऐसे नंबर ABCD चूज करने हैं इनमें से सच दैट A और D का प्रोडक्ट B और C का प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं है। अब ये तो चूज करना मुश्किल काम है, इसकी बजाय वो केसेस बनाना ज्यादा आसान है जिसके अंदर प्रोडक्ट AD बराबर BC आ जाए, है ना। जिसके अंदर प्रोडक्ट AD और BC आपस में इक्वल आ जाए, ऐसे कितने केसेस बनेंगे वो बनाने ज्यादा आसान है ना। तो एक काम करना, इसके अंदर अप्रोच ये रहेगी कि टोटल कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है उसमें से वो मैट्रिसेस माइनस कर देंगे जहां पे AD और BC आपस में इक्वल आ रहे हैं, है ना। तो टोटल कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो हमारा जो अप्रोच रहेगी, अपनी अप्रोच कुछ इस प्रकार से रहेगी कि टोटल मैट्रिसेस पॉसिबल माइनस, है ना, वो केसेस जिसके अंदर माइनस केसेस व्हेन AD बराबर BC। तो बस यही केसेस मेरे को काउंट करने हैं कि बराबर BC वाले कितने होने वाले हैं। तो टोटल मैट्रिसेस अगर मैं देखूं तो टोटल मैट्रिसेस कितनी होगी, कि देखो यार A की भी टोटल 8 पॉसिबल वैल्यू है, 0 3 5 7 11, है ना, ये टोटल 8 नंबर हमारे पास में देख। तो A की भी देखो 8 पॉसिबल वैल्यूज अपने पास में दिख रही है। A के लिए 8 पॉसिबल वैल्यूज, B के लिए 8 पॉसिबल वैल्यू, C के लिए 8 पॉसिबल वैल्यू और D की जगह पे भी 8 पॉसिबल वैल्यू। तो टोटल जो मैट्रिसेस हमारे पास होगी वो रहेगी 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, मतलब 8 की पावर 4। टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस जो है वो रहेगी 8 की पावर 4 माइनस, अब मुझे वो केसेस काउंट करने हैं। टोटल 8 की पावर 4 कितना हो जाता है, 8 की पावर 4 हो जाता है, 8 हो जाता है 2 क्यूब, 2 क्यूब की पावर 4, 2 क्यूब की पावर 4 मतलब 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 मतलब 2 की पावर 10 होता है 1, है ना, 1024। 2 रेज टू द पावर 10 सबको याद रहता है, उसको 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज टू द पावर 12 होता है 4096। तो टोटल देखो 4096 मैट्रिसेस पॉसिबल है, उसमें से आप वो केसेस काउंट करने हैं जहां पे AD और BC आपस में इक्वल आ जाए, है ना। तो वो केसेस कैसे काउंटिंग करेंगे, तो देखो इसके तरीके क्या है, ठीक है। तो केसेस व्हेन AD बराबर BC, ठीक है। तो वो केसेस किस तरीके से अपन लोग काउंट करने वाले हैं जरा ध्यान से देखिएगा। जहां पे ABCD इनको चुनना जो है वो या तो 0 3 5 7 11 ये सारे प्राइम नंबर लिखे हैं ना, उसके बाद में 13 आता है, उसके बाद में कौन सा आएगा 17 आएगा, उसके बाद में 19 आएगा, है ना। तो हमारे पास में टोटल 8 प्राइम नंबर्स है ना। बेसिकली 0 नहीं है तो बाकी 7 प्राइम नंबर्स है। तो AD बराबर BC वाले केसेस हमें काउंट करना है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल कब आ सकती है,
या तो ये पॉसिबिलिटी है कि एडी और बीसी दोनों के दोनों जीरो ही बन जाए, एडी भी जीरो आ जाए, बीसी भी जीरो आ जाए, है ना। अब जीरो आने की बहुत केसेस बनेंगे, या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों के दोनों ही नॉन जीरो नंबर हो। तो देखो यार, नॉन जीरो नंबर काउंट करना पहले ज्यादा आसान हमारे पास पड़ रहा है कि अगर मुझे नॉन जीरो नंबर्स काउंट करने हैं जिसके अंदर एडी और बीसी आपस में इक्वल आ जाए, जहां पे एडी बीसी दोनों ही नॉन जीरो हो, तो पहले तो केस वन बनाते हैं अपन, जिसके अंदर एडी और बीसी दोनों ही कैसे हो, है ना। एडी का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आना चाहिए, बीसी का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आना चाहिए, मतलब यहां पे हम जीरो किसी को भी चूज कर नहीं रहे, ना ए ना बी ना सी या डी, क्योंकि एक भी जीरो हो गया तो भाई प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और दोनों का अपन इक्वल रखना चाह रहे हैं। तो इधर टोटल पॉसिबल केसेस कितने बनेंगे, तो देखो या तो ये पॉसिबल केस हो सकता है कि यार चारों की वैल्यू सेम ही हो जाए, है ना। जैसे इसकी वैल्यू भी 3 हो जाए, 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 है ना। सोचो जरा, ठीक है। जहां पे भी आपको लग रहा है वीडियो में पॉज करके हम सोचना चाहते हैं सर कि एक बार वीडियो पॉज करके अच्छा ये थॉट आ गया, ये थॉट हमने पकड़ लिया, अब इसके आगे हम एक बार ट्राई करना चाहते हैं, वहीं पे फिर से वीडियो को पॉज करो। 10 बार आपको पॉज करने की जरूरत पड़ रही है तो 10 बार वीडियो पॉज करो, बट जहां खुद का थॉट लगा सकते हो प्लीज एक बार खुद का थॉट जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो एक तो ये केस हो गया कि भाई ए डी बी सी नॉन जीरो चाहिए, मतलब ए की वैल्यू भी 3 हो जाए, बी की वैल्यू भी 3 हो जाए, है ना, 3 बन जाए अपने पास में, या फिर 5 5 5 5 बन जाए, मतलब चारों के चारों सेम ही आ जाए कि 5 इंटू 5 बराबर 5 इंटू 5, 7 इंटू 7 बराबर 7 इंटू 7, नॉन जीरो चारों में नॉन जीरो, है ना। 11 इंटू 11 बराबर 11 इंटू 11, 13 इंटू 13 बराबर 13 इंटू 13। तो ऐसे कितने केसेस बन जाएंगे भैया, है ना। तो ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर है, तो 7 केसेस हमारे पास दिख रहे हैं। तो ऐसे 7 केसेस तो पॉसिबल है कि ऑल आर सेम, है ना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी, ऑल आर सेम। तो ऐसे चारों चारों सेम लेंगे तो हमारे पास टोटल 7 केसेस बन जाएंगे, है ना। ये चारों को ही 3 ले लो, चारों को ही 5 ले लो, चारों को ही 11 ले लो, है ना। तो टोटल यहाँ पे 7 केसेस बन गए। फिर अगर मैं काउंटिंग करूं, है ना, कि इधर चारों सेम नहीं है, मतलब यहां पे 2 नंबर का प्रोडक्ट है, वही 2 नंबर का प्रोडक्ट इधर भी लिखा होना चाहिए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 7 और 11 का प्रोडक्ट लिखूं तो इधर भी बी और सी भी क्या होना चाहिए, 7 या 11 से बना होगा, तभी तो यार दोनों सेम आएंगे, अदरवाइज सेम कैसे आ पाएंगे। तो अगर ए और डी 7 और 11 से बने तो बी और सी भी 7 और 11 से ही बनना चाहिए भाई, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो 2 नंबर चूज करने बेसिकली हमें, है ना, 2 नंबर चूज करने, इन 7 में से 2 नंबर चूज करने हैं। वो 2 नंबर अपन सबसे पहले चूज कर लेते कि 7C2, 7 में से 2 नंबर चूज कर लिए। सपोज वो 2 नंबर जो चूज हुए वो हमारे पास में कुछ भी ले लो यार, 5 और 13 ले लो, 5 और 13 यूज हुए। तो ए और डी की वैल्यू क्या 5 या 13 आएगी, या फिर 13 या 5 आएगी, समझो, 5 13 लेंगे या 13 5, मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। वैसे ही 5 और 13 चूज हुए तो बी और सी की वैल्यू भी 5 या 13 ही रखनी है, तो 5 13 या 13 5, 2 अगेन पॉसिबिलिटी। तो टोटल हमारे पास ये केसेस कितने बन जाएंगे, 7C2 हो जाएगा 6 इंटू 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2, है ना, 2 से 2 कटा, 6 दूनी 12, 12 से तो 84, 84 केसेस ये, 7 केसेस ये, मतलब जो नॉन जीरो वाले जो टोटल केसेस बन रहे हैं 84 प्लस 7, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएंगे 91 केसेस ये बन गए, है ना, 91 पॉसिबिलिटीज इधर बन चुके हैं। अब ऐसा हो सकता है प्रोडक्ट जीरो भी हो जाए, नॉन जीरो वाले हमने सारे काउंट कर लिए, अब ये भी पॉसिबिलिटी की प्रोडक्ट जीरो आ जाए, है ना। केस टू व्हेन प्रोडक्ट जीरो, कि एडी और बीसी उन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल जाए हमारे पास में, जीरो मिल जाए। तो देखो जीरो वाले केसेस थोड़े से ट्रिकी है काउंट करने के लिए, है ना, ठीक है। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि कैसे काउंट कर सकते हैं। एक तो जैसे मैनुअल काउंटिंग, जैसे हमने यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी अपन मैनुअल काउंटिंग करें तो काउंटिंग ये हो सकती है कि भाई अगर मैं इन चारों का प्रोडक्ट जीरो चाहता हूँ तो एक तो केस ये बन गया कि चारों ही 0 0 0 0 हो जाए, तो एक केस ये बन जाएगा, 1 केस, ठीक है ना, सही बात है। या फिर कि इधर तो दोनों 0 0, बट यहां पे बी या सी में से कोई एक 0 हो, बी या सी में से कोई एक 0 हो। जैसे मैंने सपोज बी को 0 रखा, तो अब सी की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, सी नॉन जीरो में 3 से लेके 19 तक कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, 7 पॉसिबल वैल्यू होगी, है ना, 7 पॉसिबल वैल्यू, 7 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। यहां पे 7 लिख देता हूं, समझ जाना कि भाई इधर सी की 7 पॉसिबल वैल्यूज होगी। वैसे ये भी तो हो सकता है कि सी को 0 रखो, बी की 7 पॉसिबल वैल्यूज, है ना, 0 7 7 0 वाले, समझ रहे बातों को। तो 7 केसेस ही हो गए, 7 केसेस ही हो गए, 14 केसेस ही आ गए। फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया ये दोनों 0 0 हो जाए, इधर दोनों 0 हो, इधर इन दोनों में से कोई एक 0, जैसे डी 0 हो जाए, ये नॉन जीरो हो,
तो यहाँ पे 7 केसेस और आ गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये 0 हो जाए, ये नॉन 0 हो जाए, ठीक है, तो 7 केसेस ही आ गए। तो टोटल अपनी अभी तक देखना जरा कितने केसेस बन चुके। हाँ जी, और कोई केसेस आपको दिमाग में आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहे होंगे कि अब दोनों साइड कोई एक एक नंबर ही नॉन जीरो, दोनों साइड कोई एक एक नंबर ही नॉन जीरो। अच्छा, इसी को ही मैं यार देखो क्या करूंगा ना, इसी को मैं एक केस मान के 7 इंटू 2 लिख दूंगा, है ना, 7 इंटू 2, समझ लो बात को। 7 7 दो बार कर रहे हो तो वही बात हो गई, इधर भी 7 7 दो बार कर रहे हो कि 7007। तो जनरली तो मैं इसको एक ही बार में काउंट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, 7 इंटू 2 14 केसेस ही बन गए। वैसे ही अगर इन दोनों में से कोई एक ही नॉन जीरो, जैसे कि भैया यहाँ पे ए 0 हो जाए, डी नॉन जीरो हो जाए, तो डी की कितनी पॉसिबल वैल्यूज? 7 पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। और यहाँ पे बी 0 हो जाए और ये नॉन जीरो हो जाए, तो यहाँ पे भी 7 पॉसिबल वैल्यूज। तो इधर 7 पॉसिबल वैल्यूज, इधर 7 पॉसिबल वैल्यूज, है ना। तो टोटल कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई? 49 पॉसिबल वैल्यूज हो गई। 7 इंटू 7, समझो बात को, 7 इंटू 7 कि 7 पॉसिबल वैल्यूज इसके लिए, 7 इसके लिए, 7 इंटू 7 49 पॉसिबल वैल्यूज। अब ये भी तो हो सकता है कि भाई इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, है ना, कि डी 0 हो रहा है, ये वाला 0 हो रहा है, बट इधर 7 पॉसिबल वैल्यूज, मतलब 2 पॉसिबिलिटी इधर बन गई, 2 पॉसिबिलिटी इधर बन गई, इनका परमुटेशन 2 इंटू 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 इंटू 2 कर दो। नहीं तो फिर क्या है ना, मैं और ऐसे 4 केसेस और बनाता, क्या फायदा, ठीक है। 0707 7007, है ना, वो 4 केसेस बनाते, इसी बजाय मैंने क्या कर दिया, 7 इंटू 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दिया। तो ये हमने टोटल केसेस काउंट कर लिए, जब यहाँ पे राइट हैंड साइड ये दोनों के दोनों क्या बन जा रहे हैं, 0 बन जा रहे हैं। तो इधर टोटल केसेस काउंट करेंगे, ठीक है। तो इधर बन जाएगा 14 14 28, 28 और 1 29, ये बन जाएगा। और ये 49, है ना, 49 इंटू 4, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16, 196, या फिर 14 स्क्वायर 196, तो 196 ये बन रहे हैं, और 29 ये बन जाएंगे, और 91 ये बन रहे हैं, है ना, ठीक है। तो इन सबको काउंट करें, ये 91 बन रहे हैं, ये 14 14 28 और 29 29, और ये बन रहा है 196। तो टोटल केसेस अपन काउंट करेंगे, तो 9 और 1 10 और 16 6 बन गया, और 10 और ये बन जाएगा 21 2 2 316। तो टोटल हमारे पास 316 केसेस बन रहे हैं, टोटल 316 केसेस बन रहे हैं, जहां पे AD बराबर BC आ रहा है ना, यही 2 केसेस थे। तो अपना आंसर हो जाएगा कि 8 की पावर 4 में से 316 माइनस कर दिया, है ना, मतलब 4096 में से 316 माइनस कर दिया। तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो इसी केस को मैं थोड़ा और एक और तरीके से आपको समझाता हूं कि इसी केस को और कैसे सोचा जा सकता है। इस पर्टिकुलर केस को अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 0 0 वाले इतने सारे केसेस बन रहे हैं, क्योंकि यहां पे तो फिर भी कम बन रहे थे, इधर कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, यहां पे इतने सारे केसेस बन रहे हैं। तो इसको काउंट करने का दूसरा तरीका यह है कि यार मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाए, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, 0 हो जाए, ए और डी का प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो मैं ए और डी के प्रोडक्ट में टोटल पॉसिबल केसेस देख लेता हूं कि ए की 8 पॉसिबल वैल्यू, डी की भी 8 पॉसिबल वैल्यू, तो टोटल तो 8 स्क्वायर पॉसिबल वैल्यूज है। लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट की 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, इसकी भी 8 पॉसिबल वैल्यू, इसकी भी 8 पॉसिबल वैल्यू, टोटल तो 8 स्क्वायर है। माइनस वो केसेस कर दो, माइनस वो केसेस कर दो जब दोनों ही नॉन जीरो ले रहे हैं, ए को भी नॉन जीरो लिया जाए, डी को भी नॉन जीरो लिया जाए। तो ए को नॉन जीरो लेंगे, डी को भी नॉन जीरो लेंगे, तो ए के लिए 7 पॉसिबल वैल्यू माइनस, है ना, डी के लिए भी 7 पॉसिबल वैल्यू, तो 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर जो केसेस होंगे उसके अंदर पक्का ए और डी में से एटलीस्ट एक तो 0 हो ही रहा होगा, समझो। ये एडी के लिए चूज किया, है ना, ये है ए इंटू डी के लिए, है ना, के लिए, ठीक है, कि जिसके अंदर एटलीस्ट ए और डी में से एटलीस्ट एक 0 हो जाए। तो टोटल पॉसिबिलिटी माइनस दोनों में से कोई नॉन जीरो ना हो, तो हमारे पास में वो केसेस आ जाएंगे जिसके अंदर ए और डी में से एटलीस्ट एक 0 आ जाए। तो 8 का प्रोडक्ट मैंने 0 बना दिया, सिमिलरली मेरे को BC का भी प्रोडक्ट 0 चाहिए, तो सेम चीज इसके लिए आएगी भैया, 8 स्क्वायर पॉसिबिलिटी, 8 इंटू 8 माइनस 7 स्क्वायर। तो अपने पास ये कितना बन रहा है टोटल, 8 माइनस 7 इंटू 8 प्लस 7, इसकी वैल्यू 15 बन रही है, इसकी वैल्यू भी 15 बन रही है, हाँ जी, 15 स्क्वायर 225, 225 ये हो गए, 91 ये हो गए, 225 प्लस 91 अगेन कितने बन रहे हैं, 316 बन रहे है ना। तो ये भी बहुत मस्त आइडिया था इसके ऊपर, ठीक है। तो एडवांस के लेवल से देखा जाए तो ठीक ही है ना, अच्छा सवाल है। तो एडवांस लेवल के सवालों की बच्चों प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, एडवांस से डर के ना भागिएगा,
मस्त प्रैक्टिस करते रहे। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल है जो हम क्लासेस के अंदर कराते हैं। तो आप बताइएगा कि अगर आपको इस टाइप के वीडियोस पसंद हो, तो मेरे पास तो पूरा पूरा सॉल्यूशंस पड़ा है भाई। ठीक है, इतने सारे सवाल है जो कि हम क्लासेस के अंदर कर रहे होते हैं। तो मस्ती से प्रैक्टिस करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। एडवांस की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि एडवांस सिर्फ डिफिकल्टी वाइज नहीं है, एडवांस आपको सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है, और अगर आपको मजा आता है इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने में, सोचने में, जो कि आना भी चाहिए, इसमें परेशान नहीं होना होता है ना। ऐसा नहीं कि हम लोग परेशान हो जाए कि सर ये तो क्या टफनेस है। यही तो इस एग्जाम की सुंदरता है भाई। इस एग्जाम की सुंदरता ही है कि एग्जाम टफ है। ठीक है ना। ये एग्जाम ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा कि आप 100% नंबर लेके आ जाए। जितने सवाल दिए 18 सवाल एडवांस में आते हैं, 18 के 18 सॉल्व करके आ जाए, ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। कमी तो करने उसमें से 50% कर लो, बहुत है। 60% कर लो, मजा आ जाए। 70% कर दिया तो फोड़ ही दिया तुमने, है ना। तो इतना ही 70% में तो टॉपर बन जाओगे अगर आप मैथ्स के अंदर 70% सवाल सही करके आगे तो एडवांस के अंदर। समझ में आ गई बात है। तो इस डिफिकल्टी से डरे ना, इस डिफिकल्टी से परेशान ना हो। टेक योर टाइम। कई सारे सवालों में बैठना होता है, सोच लगानी होती है, थॉट लगानी होती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। इस प्रोसेस के अंदर आप जितना ज्यादा इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और बाकी कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको और एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स चाहिए कोई भी टॉपिक पे। ठीक है, मेट्राइसिस के ऊपर आप बोले तो मेट्राइसिस के ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स है और बहुत सारी। ठीक है, तो अगर आपको और एडवांस लेवल प्रॉब्लम चाहिए किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन करके बताइएगा सर इस टॉपिक पे कुछ एडवांस की प्रॉब्लम लाइए। वो टॉपिक के ऊपर एडवांस की प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।